हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी बच्चों को। नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि आपकी फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, आज फर्स्ट चैप्टर आपका पोइट्री में डस्ट ऑफ स्नो है। और उसको मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन करके और मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिन्होंने दो पोएम हमारी 10th क्लास में लिखी हैं। पहली पोएम हमारी डस्ट ऑफ स्नो है और सेकंड पोएम आप बताइए कौन सी है। सेकंड पोएम आपकी है फायर एंड आइज। तो ये हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं और ये दोनों ही, ये इनकी यंग एज फोटो है और ये इनकी ओल्ड एज फोटो है। और इसमें ही इज़ बॉर्न 26 मार्च 1874, है ना। सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में इनका जन्म हुआ था। और ही डाइड 29 जनवरी 1963, है ना। अप्रॉक्स 88 ईयर्स ये ओल्ड थे, 88 साल के थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। और कॉज ऑफ डेथ क्या था इनका? सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि इनकी जब सर्जरी वगैरह हो रही थी उस दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो काफ़ी अच्छे पोइट हैं, इन्होंने ह्यूमंस नेचर के बारे में भी कई चीज़ें लिखी हैं और इनको कई पुरस्कार, कई अवार्ड से भी, यूनाइटेड स्टेट्स के अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। तो अब हम इनकी पोएम, बहुत छोटी पोएम, 2 स्टैंजा वाली पोएम हम पढ़ेंगे। ये हमारी फर्स्ट पोएम आपके सामने है। और फर्स्ट पोएम आपके सामने, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि उससे पहले आप अपनी बुक और नोटबुक और पेन पेंसिल आप अपने साथ रखिए। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको बताता जाऊँगा इस पोएम में, वो आप नोट डाउन अपने कॉपी पर करते जाएंगे। बेटा, सबसे पहली पोएम हमारी है डस्ट ऑफ स्नो। कौन सी पोएम है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट मीन्स होते हैं कण या धूल, ऑफ मीन्स होता है काकी के, स्नो मीन्स होती है बर्फ। तो यहाँ पर बर्फ के कणों के बारे में बात की जा रही है। बर्फ की, या बर्फ, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? इट इज ए नेचुरल फॉर्म, है ना, नेचुरल प्रोसेस है ये। तो नेचुरल प्रोसेस, जैसे हमारे यहाँ बरसात होती है वैसे ही वहाँ जहाँ पर ठंडा इलाका है, कोल्ड जोन होते हैं, वहाँ पर स्नोफॉल होता है। तो डस्ट ऑफ स्नो के बारे में इन्होंने बताया है। और क्या बताया है, तो लाइन बाय लाइन पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वे मीन्स होता है तरीका। वे मीन्स क्या होता है? तरीका, मैनर, है ना, तरीका। और सूक मीन्स होता है शेक, यानी कि हिलाना, है ना। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, है ना, बर्फ के छोटे छोटे कण, उसको ही हम बेटा डस्ट ऑफ स्नो बोलते हैं। एक बार रिपीट करिए मेरे साथ, डस्ट ऑफ स्नो को हम क्या बोलेंगे? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, है ना, छोटे छोटे बर्फ के जो कण होते हैं उसको ही हम डस्ट ऑफ स्नो बोलते हैं। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री को किससे डिफाइन किया गया है? तो हेमलॉक ट्री अ पॉइजनस ट्री। कैसी है बेटा? पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, यानी कि ये पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला वृक्ष है ना। और इसमें छोटे छोटे विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, इसमें कौन से फ्लावर्स आते हैं इस ट्री में? वाइट फ्लावर्स आते हैं, यस या नो? सेकंड स्टैंजा में हमारा क्या है? सेकंड स्टैंजा में हमारे चेंज है। चेंज मीन्स होता है बेटा बदलना, चेंज, CHANG। चेंज मीन्स होता है डिफरेंस, यानी कि परिवर्तन करना, है ना। मूड, मूड क्या होता है? MOOD। मूड मीन्स होता है मेंटल स्टेट, यानी कि मनोदशा, है ना। पार्ट, पार्ट क्या होता है? पार्ट होता है पोर्शन, यानी कि हिस्सा, है ना। रूड, RUED, रिपीट कीजिए, RUED, रूड। रूड मीन्स होता है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि खेद व्यक्त करना। तो अब हमने वर्ड मीनिंग, फर्स्ट स्टेप में हमने अपने वर्ड मीनिंग समझ लिए। अब हम इसको, इस पोएम की समरी समझेंगे। समरी क्या है? ओके, तैयार? ओके, लेट्स गो। फर्स्ट, इसमें 2 स्टैंजा है बेटा। फर्स्ट स्टैंजा है हमारा, इसको हम 2 स्टैंजा में पढ़ाएंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है। स्टैंजा फर्स्ट, ओके। और ये हमारा नीचे जो स्टैंजा है, ये हमारा स्टैंजा सेकंड है।
आप अपनी बुक में इसको 2 स्टेंजा में डिवाइड कर लीजिए, है ना। ऊपर वाले स्टेंजा, ऊपर की 4 लाइंस को आप फर्स्ट स्टेंजा में डिवाइड कर लीजिए, नीचे की जो 4 लाइंस हैं उसको आप सेकंड स्टेंजा में डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो हम स्टेंजा वाइज इसको पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम स्टेंजा वाइज ही सॉल्व करेंगे, जो आपको हम होमवर्क में देंगे। तो बच्चों, फर्स्ट लाइन क्या है? द वे ए क्रो। द वे ए क्रो, वे मीन्स क्या है बेटा? मैनर, यानी कि तरीका। किसी भी तरीके से एक कौवा आ जाता है, सूक डाउन ऑन मी, और सूक मीन्स होता है हिलाना, डाउन मीन्स होता है नीचे, ऑन मीन्स पर, मी मीन्स मेरे ऊपर। तो कभी कह रहा है द वे ए क्रो, किसी भी तरीके से एक कौवा आ जाता है और सूक डाउन ऑन मी, और मेरे ऊपर हिलाकर गिरा देता है। क्या गिरा देता है बेटा? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल। कहां से गिराता है? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से बर्फ के छोटे छोटे कण मेरे ऊपर गिरा देता है। इस पिक्चोरियल फॉर्म में भी हम देख सकते हैं, है ना। ये एक क्रो बैठा हुआ है ऊपर, और ये हेमलॉक ट्री है, और इस हेमलॉक ट्री पर ये क्रो बैठा हुआ है, और जैसे ये बैठता है तो इस ट्री के ऊपर जो बर्फ ये जमी होती है, स्नोफॉल जो होता है ना, जो डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टिकल्स इसके जमे होते हैं, तो वो किसके ऊपर गिर रहे होते हैं? वो पोइट के ऊपर गिर रहे होते हैं। इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में सीखें तो ये देखो, ये हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट नीचे खड़े हुए हैं, है ना, स्टैंड पोजीशन में है अंडर अ हेमलॉक ट्री। ये कौन सा ट्री है बेटा? ये हेमलॉक ट्री है। तो इस ट्री पर कौन बैठ रहा है? ये क्रो बैठ रहा है या क्रो उड़ रहा है। तो जो बर्फ पार्टिकल हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो किसके ऊपर गिरते हैं? किसके ऊपर गिरते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। ठीक है, तो क्या कह रहा है? द वे ए को क्रो, किसी भी तरीके से एक कौवा उड़ता हुआ इस वृक्ष के ऊपर आता है ना, सूक डाउन ऑन मी, और कह रहा है कि वह मेरे ऊपर गिरा देता है। क्या गिरा देता है? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे हिस्से मेरे ऊपर गिरा देता है। कहां से गिराता है? फ्रॉम मीन्स से, अ हेमलॉक ट्री, एक पॉइजनस जो ट्री है, एक पॉइजनस जो ट्री है, उससे वो क्या करता है? बर्फ के पार्टिकल गिरा देता है। बेटा आपको पता होगा, क्रो को हम लोग नेगेटिव पॉइंट में मानते हैं, और हेमलॉक ट्री को भी हम अशुभ तरीके से देखते हैं। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में, इंडियन कल्चर में आपने देखा होगा कि इंडियन कल्चर में जो क्रो होता है, कौवा जो होता है, उसको डेथ का प्रतीक माना जाता है, मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। आपने देखा होगा जब किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जब उसका अंतिम संस्कार होने के बाद फिर जो शांति हवन किया जाता है या तेरह की जाती हैं, तो उसमें जो कौवे को पहले जो हिस्सा निकाला जाता है, वो कौवे का निकाला जाता है, उसका डेथ का प्रतीक माना जाता है, यानी कि अशुभ के रूप में मान रहे हैं। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट में जन्मे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके भी यहाँ पर क्रो को डेथ सिंबल माना जाता है। किसका सिंबल माना जाता है? डेथ का सिंबल माना जाता है। और हेमलॉक ट्री को भी पॉइजनस ट्री, जहरीला वृक्ष माना जाता है। मैंने आपको बताया, इस हेमलॉक ट्री पर किस कलर के फूल आते हैं? विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, है ना। इस हेमलॉक ट्री पर छोटे छोटे फूल आते हैं सफेद रंग के। तो बेटा दोनों ही ये पॉइजनस और डेथ का प्रतीक माना जाता है। ये वहां पर गलत नेगेटिव वे में माने जाते हैं यूनाइटेड स्टेट में। तो लेखक ये कहना चाह रहा है कि जो क्रो, जिसको हम डेथ का प्रतीक मान रहे हैं, है ना, वो बर्फ मेरे ऊपर गिरा रहा है, और जो जहरीला वृक्ष, जिसको पॉइजनस ट्री हम लोग मान रहे हैं, उसके नीचे मैं खड़ा हूं, है ना, जिसकी छाया पड़ने पर लोग ये सोचते हैं कि आज मेरे साथ गलत होगा। हमारे भारतीय संस्कृति में भी, है ना, ये रूमर्स बने हुए हैं कि एक बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो हम अपने काम को करना बंद कर देते हैं। अगर हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो अगर कोई छींक दे तो उसी काम को हम क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, है ना, कुछ समय के लिए बंद कर देते, कहते हैं ये अशुभ हो जाएगा क्योंकि अब किसी ने अब छींक दिया। तो ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी समझ रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि आप लोग भी इन चीजों को गलत मानते हो, है ना, लेकिन इन चीजों ने मेरे ऊपर क्या प्रभाव डाला है, मेरे ऊपर क्या परिवर्तन किया है। तो वो इस पोएम में वो आप सभी को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव नहीं होता है, हमारी सोच पर ही सारी चीजें नेगेटिव होती हैं। बिल्ली रास्ता काटेगी तो बिल्ली रास्ता काटेगी, वो नेगेटिव नहीं है, जैसा हमने सोच लिया वैसा हमारे साथ होगा। तो वही ये कह रहे हैं, द वे ए क्रो, यानी किसी भी तरीके से एक कौवा, जिसको हम डेथ का प्रतीक मानते हैं, डेथ सिंबल मानते हैं, वो उस वृक्ष पर बैठ जाता है और वह मेरे ऊपर बर्फ के छोटे छोटे कण गिरा देता है। कहां से गिराता है बेटा?
हेमलॉक ट्री से गिराता है। ओके, फर्स्ट स्टैंजा आपका कंप्लीट है। ये मैंने पिक्चोरियल फॉर्म में भी आपको दिखा दिया। यस या नो? अब नीचे हम चलते हैं। कहता है हैज गिवन माई हार्ट। क्या कह रहा है? फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे हमारे साथ आप रिपीट करते जाएंगे सभी बच्चे। क्या कह रहा है? हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। कह रहा है कि जैसे ही बर्फ के छोटे छोटे कण मेरे ऊपर गिरे तो हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, तो एकदम मेरे हृदय की मनोदशा बदल गई। कौवे ने ऊपर से जो बर्फ के छोटे छोटे कण मेरे ऊपर गिराए तो मेरी हृदय की मनोदशा बदल गई। और क्या क्या बदली? और उससे हुआ क्या? तो कह रहा है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे। कह रहा है कि उससे मेरा बचा हुआ दिन का जो हिस्सा था वो अच्छा गया। मैं पहले दुखी था। क्या कह रहा है? आई मीन्स मैं, यानी कि यहाँ पे पोएट अपने बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? अपने बारे में बात कर रहा है। हैड मीन्स था, हैड का मतलब पास्ट टेंस में डिफाइन कर रहा है। कह रहा है कि मैं था, कैसा था? रूड था, दुखी था। देखो बच्चा, रूड की स्पेलिंग क्या है? RUED। रूड मीन्स होता है हेल इन रिग्रेट, खेद व्यक्त करना। क्या होता है बेटा? खेद व्यक्त करना। तो हेल्ड इन रिग्रेट क्या है? हेल्ड इन रिग्रेट, खेद व्यक्त करना या दुख व्यक्त करना। यस या नो? तो कह रहा है हैज गिवन माई हार्ट। क्या कह रहा है? हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। कह रहा है जैसे ही बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरे तो मेरे हृदय की, माई हार्ट मेरे हृदय की, है ना, मनोदशा। मूड मीन्स होता है मनोदशा और चेंज मीन्स बदल गई। मेरा मन ही बदल गया। जैसे ही बर्फ के छोटे छोटे कण मेरे ऊपर गिरे तो मेरा मन ही बदल गया, है ना। और उससे हुआ क्या? तो कह रहा है एंड सम पार्ट ऑफ अ डे, है ना, सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे। कह रहा है कि मेरा बचा जो दिन का हिस्सा था वो बच गया, है ना। आई हैड रूड। क्या कह रहा है? आई हैड रूड। मैं पहले कैसा था? दुखी था। आई मीन्स मैं, यानी कि पोएट। यस या नो? पोएट। मी, यहां पर मी बेटा शब्द है तो ये भी क्या है? पोएट है। किसके ऊपर गिराए हैं? डस्ट ऑफ स्नो किसके ऊपर गिराया है? मेरे ऊपर गिराया है, यानी कि पोएट के ऊपर गिराया है। ठीक है, तो देखो आई हैड रूड, मैं पहले कैसा था? मैं पहले दुखी था। पोएट क्या कह रहा है? मैं पहले कैसा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसे थे? पहले दुखी थे। तो कह रहे जैसे ही मैं दुखी, बहुत सैड मूड में, रिग्रेट, हेल्ड इन रिग्रेट था, बहुत ही दुखी था, और मैं डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण मेरे ऊपर गिरे, है ना, और मैं उस हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। तो उससे मेरा क्या हुआ? मैं स्टार्टिंग से ही दुखी था। मैं सोच रहा था सुबह से मेरा दिन बहुत खराब जा रहा है, मेरे साथ बहुत, है ना, अशुभ चीजें हो रही हैं। तो वो कह रहा है कि मैं स्टार्टिंग से ही बहुत दुखी था, है ना, और जैसे ही बर्फ के छोटे छोटे कण मेरे ऊपर गिरे और उस हेमलॉक ट्री से गिरे तो एकदम मैं क्या हुआ? मेरा हृदय परिवर्तित हुआ और मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ, और जो मेरा बचा हुआ जो दिन का हिस्सा था वो अच्छा गया। तो बच्चों, इस पोएम को हमने अच्छे से समझा है। अब हम लोग इसकी राइमिंग स्कीम सीखेंगे। राइमिंग स्कीम कैसे निकाली जाएगी वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने इस पोएम को देखा है, समझा है, तो इसको स्लो आप अपने YouTube पर जाकर उसकी स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं। मेरी स्पीड थोड़ा तेज है क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी ही इस स्पीड में आगे बढ़ाना है सिलेबस। और तो आज हम लोग बच्चों राइमिंग स्कीम निकालना सीखेंगे। किसी भी पोएम की राइमिंग स्कीम किस तरीके से निकाली जाती है ना। आप लोग भी पेन, पेंसिल और नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए, और जैसे मैं निकालता जा रहा हूं वैसे आप भी मेरे साथ निकालते जाएंगे। यस या नो? यहां पर बेटा है क्रो। हम लास्ट वाला वर्ड देखेंगे। जब भी हम राइमिंग स्कीम निकालेंगे तो पोएम का लास्ट वाला वर्ड, लाइन का लास्ट वाला वर्ड देखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? आई रिपीट अगेन, मैं लाइन का लास्ट वाला वर्ड देखूंगा और उसका साउंड पकड़ूंगा। क्या पकड़ूंगा? साउंड। तो जैसे है द वे ए क्रो, ओ, साउंड क्या है? ओ। टूक डाउन ऑन मी, साउंड क्या है? मी, ई का साउंड है। यस या नो? द डस्ट ऑफ स्नो, साउंड क्या है बेटा? बताइए, साउंड क्या है? ओ। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, साउंड बताइए क्या है बेटा? ट्री, ई का साउंड है। किसका साउंड है? ई का साउंड है। यस या नो? हार्ट किसका साउंड है? बताओ। टा का साउंड है।
मूड किसका साउंड है, ड का साउंड है। पार्ट किसका साउंड है, टा का साउंड है। रूड, रूड किसका साउंड है, डा का साउंड है। रूड किसका साउंड है, डा का साउंड है। समझ में आ रहा है? तो हमने ये निकाल लिए। क्रो साउंड किसका आ रहा है, ओ। मी साउंड किसका आ रहा है, ई। स्नो साउंड किसका आ रहा है, ओ। ई ट्री साउंड किसका आ रहा है, ई। हार्ट टा किसका साउंड आ रहा है, टा। मूड डा किसका साउंड आ रहा है, डा। पार्ट टा किसका साउंड आ रहा है, टा। रूड डा किसका साउंड आ रहा है, डा। ठीक है। तो फर्स्ट हमें अक्षर कौन सा मिला था, लेटर कौन सा मिला था, ओ। तो हमने इसका नाम रख दिया ए। क्या रख दिया, ए। सेकंड लेटर हमें कौन सा मिला, दूसरा अक्षर हमें कौन सा मिला था बेटा, ई। तो इसका नाम हमने रख दिया बी। ठीक है। अब बेटा जहां ओ लिखा होगा वहां आप उसका नाम ए रखेंगे। क्या रखेंगे, ए। तो यहां पर ओ लिखा है तो हम यहां पे इसका नाम ए रख देंगे। क्या रख देंगे, ए। ऐसे ही जहां जहां ई होगा, क्या होगा, ई, वहां पर हम बी रखेंगे। क्या रखेंगे, बी। तो यहां पर ये ई है, इसका हमने नाम बी रख दिया। यस या नो? थर्ड लेटर हमें कौन सा मिला, टा, है ना। जब हमने थर्ड लेटर ढूंढा तो कौन सा मिला, टा। तो हार्ट टा, हार्ट टा, टा शब्द मिला तीसरा अक्षर। तो इधर हम टा सी रख देंगे। क्या रख देंगे, सी। अब ड, ड हमारा चौथा अक्षर है। मूड, ड हमारा डी, यानी कि एबीसीडी में चौथा अक्षर कौन सा है, फोर्थ लेटर कौन सा है, डी। एबीसीडी में थर्ड लेटर कौन सा है, सी। तो टा का हमने सी रख दिया। अब जहां भी हमें टा मिलेगा वहां हम सी रखते जाएंगे। क्या रखते जाएंगे, सी। और जहां जहां हमें डा मिलेगा वहां हम क्या रखते जाएंगे, डी। तो बेटा अब ये लाइन से ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। तो हम ए बी क्या लिखेंगे, ए बी, ए बी, सी, सी डी, सी डी, सी डी, सी डी। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम हो गई। समझ में आ रहा है बेटा? तो कैसे, क्रो, मैंने फिर बता रहा हूं, क्रो लास्ट साउंड क्या है, ओ। मी लास्ट साउंड क्या है, ई। स्नो लास्ट साउंड क्या है, ओ। ट्री लास्ट साउंड क्या है, ई। हार्ट लास्ट साउंड क्या है, टा। मूड लास्ट लास्ट साउंड क्या है, ड। पार्ट लास्ट साउंड क्या है, टा, है ना। रूड लास्ट साउंड क्या है, ड। तो फर्स्ट लेटर हमें कौन सा मिला था, ओ। सेकंड लेटर हमें दूसरा अक्षर कौन सा मिला, हमने ढूंढा तो कौन सा मिला, ई। तो फर्स्ट लेटर, तो एबीसीडी में फर्स्ट लेटर होता है हमारा ए। जैसे नो? दूसरा लेटर हमारा होता है बी। ठीक है, ई हमारा बी। अब जहां जहां ओ होगा, फर्स्ट लेटर में ओ मिला था तो वहां हम ए रखें। इधर भी ए रखा है देखो, और इधर भी ए रखा है। जैसे नो? सेकंड लेटर हमें ई मिला तो हमने इधर भी बी रखा है। ए बी सी डी में बी होता है सेकंड लेटर, तो हमने इसका नाम बी रख दिया और इधर भी हमने बी रख दिया। जैसे नो? अब थर्ड लेटर जब हमने ढूंढा, तीसरा अक्षर हमें कौन सा मिला, टा। तो इसका ए बी सी डी में हमने सी रख दिया। ए बी सी डी में तीसरा लेटर कौन सा होता है, सी। तो जहां जहां टा होगा वहां वहां हम सी रखते जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में यस लिखिए। क्या लिखेंगे, यस सर समझ में आ रहा है, ओके। और डा, डा लास्ट में चौथा अक्षर हमने जब ढूंढा, फोर्थ लेटर ढूंढा तो डा मिला। तो उसका एबीसीडी में फोर्थ लेटर क्या होता है, डी। तो जहां जहां डा है वहां वहां हमने डी रख दिया। ठीक है। अब हम लाइन से लिखते चले जाएंगे, ए बी सी डी, सी डी। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये हमने राइमिंग स्कीम निकालना सीख लिया। और मैंने आपको बता दिया बहुत छोटी ही पोएम है, और आप इसको समराइज्ड वे में भी पढ़ेंगे। जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और इसको डिटेल में बताएंगे। अभी हमने लाइन बाई लाइन आपको बता दिया, राइमिंग स्कीम भी निकालना सिखा दिया, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो इसका अर्थ है इस पोएम का, वो भी मैंने सिखा दी। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं बेटा। अगली स्लाइड हमारी ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस की आ जाती है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु मीन्स कौन, सूक मीन्स गिराता है, डाउन द हेमलॉक ट्री, है ना। हु सूक डाउन द हेमलॉक ट्री, है ना। हेमलॉक ट्री से कौन गिराता है, बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल कौन गिराता है। तो आप लिखेंगे क्रो। कौन गिरा रहा है, क्रो। वॉट फेल ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर क्या गिरता है। वॉट मीन्स क्या, फॉल मीन्स गिराना, ऑन मीन्स पर, द पोएट मीन्स कवि के ऊपर। तो कवि के ऊपर क्या गिरा था, डस्ट ऑफ ट्री, पेड़ की धूल गिरी थी, या डस्ट ऑफ स्नो, या डस्ट बर्फ के कण गिरे थे। तो आप किस पे टिक करेंगे, डस्ट ऑफ स्नो। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कीजिए।
लाइक करते जाइए, ऐसे ही लाइक आप लोगों के मिलते जाएं, मैं कमेंट पढ़ता जा रहा हूं और आप कमेंट भी करते जाइए लगातार, सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं। इसी के बाद थर्ड हमारा है, इन वॉट मूड वॉज द पोइट अर्लियर। इन वॉट मूड, मूड मीन्स मनोदशा यानी कि मन, वॉज मीन्स था, द पोइट अर्लियर, अर्लियर मीन्स पहले। तो कवि का पहले मन कैसा था? मैंने कहा कवि पहले कैसा था? रूड, हेल इन रिग्रेट, दुखी था। कैसा था बेटा? दुखी था। तो क्या है? तो प्लीसेंट, शांत, एकदम आनंद में था। हैप्पी, खुश था। सैड, दुखी था। गुड, अच्छा था। तो बेटा वो पहले कैसा था? वो पहले, अर्लियर मीन्स पहले, यहां से हमें पता लग रहा है अर्लियर यानी कि पहले वो कैसा था? पहले वो सैड था, दुखी था। यस या नो? फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, है ना? तो जैसे ही बर्फ के छोटे छोटे कण गिरे, व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा? ऑफ द फॉल डस्ट ऑफ स्नो, जब, है ना, बर्फ के छोटे छोटे कण, डस्ट ऑफ स्नो, किसके ऊपर गिरे? पोएट के ऊपर गिरे। तो क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट हुआ? तो बेटा क्या इफेक्ट हुआ? चेंज हिज मूड, उसकी मनोदशा बदल गई, है ना? पहले वो दुखी था और जैसे ही बर्फ के छोटे छोटे कण उसके ऊपर गिरे तो उसकी मनोदशा बदल गई, उसको अच्छा लगने लगा। लेकिन पोएट के जगह कोई और होता, अदर पर्सन होता, वो पहले से ही दुखी चल रहा था, अब वो हेमलॉक ट्री की, पॉइजनस ट्री के नीचे खड़ा होता और क्रो उसके ऊपर क्या कर देता? बर्फ के छोटे छोटे कण डाल देता, है ना? तो अदर पर्सन होता तो वो और सैड हो जाता। अब तो वो सोचता कि अब तो मेरे साथ और बुरा होने वाला है। जैसे किसी के साथ बुरा हो रहा है और बिल्ली और रास्ता काट जाए, है ना, बिल्ली भी रास्ता काट जाए, तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा एक तो पहले से ही मेरे साथ बुरा होता जा रहा है सुबह से, और अब ये बिल्ली भी रास्ता काट गई, अब और बुरा हो जाएगा। तो उसके मन में ये चीजें आई। लेकिन पोएट का मन वहां पर चेंज हुआ। पोएट ने कहा नहीं, मैं पहले दुखी था और जैसे ही बर्फ के कण इस क्रो ने हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिराए तो मेरा एकदम अंदर से जो मन की दशा है, जो मूड है मेरा, एकदम चेंज हो गया, है ना? मैंने कहा कि अब छोड़ो, मैं सुबह से अब नाराज हूं, अब मुझे बहुत, उसका एकदम मन बदला। तो वो सुबह से ही नाराज था, तो कह रहा कि ये छोड़ो, नाराजगी करने से क्या मतलब, मैं पीछे से ही नाराज चल रहा हूं, मेरा पूरा दिन खराब जा रहा है और मैं गुस्सा करूं कि मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री ने। तो फिर उसने अपने मन को मैनेज कर लिया। तो आगे फिर जब वो चला तो उसका अच्छा दिन गया। कह रहा है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, कह रहा है कि मेरे दिन का कुछ हिस्सा बच गया। पहले मैं दुखी था लेकिन अब मेरा कुछ हिस्सा बच गया। आई हैड रूड, मैं पहले कैसा था? दुखी था। तो बच्चों बहुत छोटी सी पोएम है, इसको एक्सप्लेनेशन हमने अच्छे से किया है, लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी किया है क्योंकि समय देखते हुए आप लोग, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बना सकते और आप इतनी इतनी लेंदी वीडियो देख भी नहीं सकते हो, तो इसलिए केवल आप मेरे साथ शॉर्ट में चलते जाइए और ये क्वेश्चन जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, है ना? तो क्या प्रभाव पड़ा जब डस्ट ऑफ स्नो गिरा? तो क्या है? चेंज ऑफ हिज मूड, तो उसकी मनोदशा बदल गई। फिर व्हाट वाज द सेव्ड फॉर द पोएट, पोएट का क्या बच गया, क्या बचा? तो आप लिख सकते हैं सम पार्ट ऑफ अ डे, है ना, उसका कुछ हिस्सा, दिन का कुछ हिस्सा बच गया। समझ में आ रहा है? ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, द पोएट सेज, पोएट क्या कहता है? ऑफ अ डे आई हैड रूड, है ना? पोएट कहता है ऑफ अ डे आई हैड रूड, है ना, मैं पहले कैसा था? दुखी था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड, रूड का मतलब क्या है? कह रहा है आई हैड रूड, यहाँ रूड जो शब्द है, रूड जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग क्या है? हेल इन रिग्रेट, खेद व्यक्त करना, दुखी होना, दुख व्यक्त करना। रिग्रेट मीन्स भी होता है परेशान होना, है ना? रूड मीन्स भी होता है दुखी होना, परेशान होना, और रिग्रेट मीन्स भी होता है परेशान होना, दुखी होना। यस या नो? समझ में आ रहा है? तो एक बार कमेंट कीजिए। वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट और लाइक आप लोगों के चाहिए मुझे, और यही कमेंट और लाइक हम में जोश बढ़ते हैं और मेरे अंदर उत्साह, एक एनर्जी अलग से पैदा करते हैं। तो बच्चों, मैं आपका अपना दोस्त अनुराग दुबे आज आपके सामने हूं और ये सारे चैप्टर आपके इंग्लिश के करा दूंगा, तो आप जल्दी से कमेंट और लाइक कीजिए। इसके बाद 7 क्वेश्चन क्या है ये आप बताइए।
अभी मैंने इसको कराया था, अब आप बताइए व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, बताओ। अभी मैंने राइमिंग स्कीम निकाली थी, तो बताइए इसमें से कौन सी राइमिंग स्कीम होगी। वेरी गुड, ये बच्चा, हाँ ये कमेंट सही पढ़ रहा है। ये बच्चे, एक बच्चे ने बताया है ए बी सी डी सी डी, ये हमने अभी राइमिंग स्कीम निकाली थी। तो 7 क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा बेटा, बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। ओके, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। अब 8 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अपनी बुक भी ओपन कीजिए और इसमें भी देखिए। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट, इसका मतलब क्या है। ये जो लाइन यूज हुई है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, ये जो लाइन है इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस आएगी, तो इसमें ऑक्सीमोरॉन आएगा। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन ये विरोधाभास होता है। क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, विरोधाभास, है ना। अपोजिट वर्ड्स, इसमें अपोजिट वर्ड्स आते हैं। क्या आते हैं, अपोजिट वर्ड्स। देखिए कैसे अपोजिट वर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा ओपन सीक्रेट, क्या बोला मैंने, ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट। अब इसमें दोनों ही वर्ड अपोजिट हैं, सीक्रेट भी है, गुप्त भी है, और ओपन भी है और खुला भी है। तो दो विरोधाभास है ना, अपोजिट वर्ड आ रहे हैं, जहां अपोजिट वर्ड आएंगे वहां ऑक्सीमोरॉन होगा। अब जैसे लिविंग हिस्ट्री, एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूं, लिविंग हिस्ट्री, समझते जाइए। लिविंग हिस्ट्री, लिविंग मीन्स होता है जीवन, और हिस्ट्री होता है पास्ट, यानी कि पास्ट। हिस्ट्री का मतलब क्या है, इतिहास जो पास्ट में हो। अब लिविंग तो प्रेजेंट में है ना, किसमें है, प्रेजेंट में, और हिस्ट्री पास्ट की होती है, भूत है ना। हिस्ट्री क्या है, पास्ट की है ना। तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही बता रहा है, यानी लिविंग प्रेजेंट है और हिस्ट्री पास्ट में होती है। तो हिस्ट्री का इतिहास क्या है, पास्ट का ही तो होता है, और लिविंग क्या है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में जी रहा है। तो लिविंग हिस्ट्री, तो ये दोनों ही अपोजिट वर्ड हैं। ओपन सीक्रेट, ओपन खुला भी है और सीक्रेट गुप्त भी है, तो ओपन सीक्रेट। तो ऐसे अपोजिट वर्ड जो होते हैं, है ना, अपोजिट जो शब्द होते हैं, अपोजिट वर्ड होते हैं, वो ऑक्सीमोरॉन में किए जाते हैं। तो हम देखेंगे, ये वाली लाइन देखिए, एंड सेव्ड सम पार्ट। सेव्ड मीन्स होता है बचाना, पूरा हिस्से को बचाना, ठीक है। और सम, सम मीन्स कुछ, बच भी गया, बचाना, सेव्ड मीन्स बचाना, और सम मीन्स कुछ। तो ये दोनों ही शब्द क्या हैं, अपोजिट वर्ड हैं। सेव्ड क्या है, सेव्ड वाटर, पानी को बचाइए, जितना है उसको बचा लीजिए। जो सेव्ड वाटर, जो जल है उसको बचाइए, तो सेव्ड वाटर, पानी को बचाने के लिए बोला जा रहा है। जो पानी हमारे पास है अभी उसको हम बचा सकते हैं, वाटर को बचा सकते हैं, तो सेव्ड वाटर। अब इसमें लिखा है कुछ, सम पार्ट, तो सेव्ड और सम ये दोनों ही अपोजिट वर्ड हैं। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। एक बच्चा बता रहा है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और ऐसे ही पढ़ाते रहिए, हम आपका सपोर्ट करते जाएंगे। थैंक यू बच्चों, आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 9 वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, आप बताइए। What does dust of snow represent? रिप्रेजेंट मीन्स होता है दर्शाना, क्या दर्शा रहा है, डस्ट ऑफ स्नो, है ना, जो बर्फ के छोटे छोटे जो कण गिर रहे हैं वो क्या दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है हीलिंग पावर ऑफ नेचर, है ना। जो प्राकृतिक है, प्रकृति है, वो अपने आप को हील कर रही है। जैसे पानी भी बरसता है ना, तो जैसे बहुत गर्मी हो जाती है तो फिर पानी बरसता है, मौसम अपने आप को हील करता है ना, रिपेयर करता है। आपने भी देखा होगा, स्प्रिंग सीजन आता है, पतझड़, फिर बसंत आ जाता है, फिर उन्हीं पेड़ पौधों पर क्या हो जाते हैं, नए पत्ते भी खिल जाते हैं, यस या नो। तो ऐसे ही क्या है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, जो बर्फ जो गिर रही है ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है हीलिंग पावर ऑफ नेचर। जो नेचर है वो अपने आप को हील कर रहा है। जैसे पानी बरसना, ओले बरसना, गर्मी जब ज्यादा हो जाती है, हॉट सीजन होता है ना, समर जो वेकेशन जब हमारा आता है,
मई जून में, तो उसमें जब बहुत तेज गर्मी होती है तो कूलर पंखे भी बंद हो जाते हैं, उनकी भी हवा हम लोगों को गर्म लगने लगती है। तब ऐसे ऐसे मौसम में जो नेचर होता है वो अपने आप को हील कर लेता है। क्या कर लेता है? हील। हील किससे करेगा? या तो रेनफॉल करेगा, बरसात करेगा, या फिर ठंडे इलाकों में चले जाओ तो वो अपने आप क्या करेगा? वो करेगा डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फबारी करेगा। यस या नो? तो डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट करता है हीलिंग पावर ऑफ नेचर, है ना। हीलिंग मीन्स होता है अपने आप को सही करना, सही करना, है ना। पावर मीन्स शक्ति ऑफ नेचर, यानी कि जो प्रकृति है वो अपने आप को हील कर रही है ना, डस्ट ऑफ स्नो। तो अब 10 क्वेश्चन हमारा क्या है? द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, है ना। क्रो और हेमलॉक ट्री ये किसके प्रतीक माने गए हैं? तो क्रो हमारा है सौरों का प्रतीक, दुख का प्रतीक, है ना। और हेमलॉक ट्री भी पॉइजनस ट्री है, ये भी हमारा किसका प्रतीक माना गया है? ये भी हमारा माना गया है सौरों का प्रतीक। तो बच्चों ये आपको 10 क्वेश्चन समझ में आ गए अच्छे से? वेरी गुड। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो मैं आपका एक लाइक और सब्सक्राइब चाहता हूं, और इसी पोएम को आप आगे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अब लास्ट स्लाइड हमारी है, लास्ट स्लाइड है, ये दोनों स्टैंजा मैं आपको दे रहा हूं। इस वीडियो को पॉज करके, और ये दोनों स्टैंजा आपके हैं, ये मैंने स्टैंजा पढ़ाया है और सेकंड स्टैंजा ये है। तो ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं, और मुझे कमेंट में इसके नेक्स्ट क्लास में आप इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस पोएम का टाइटल क्या है, तो आपको इस लिखना है। ओके, सेकंड है व्हाट डिड द क्रो डू, है ना। क्रो जो उस पेड़ पर बैठा है वो क्या कर रहा है, तो वो आप इस सेकंड क्वेश्चन में बताएंगे। ओके, सेकंड स्टैंजा में क्या है? हाउ डिड द पोएट रूड हिज डे, है ना। पोएट जो अपने जो व्हाट हाउ मीन्स कैसे, द डिड द पोएट रूड हिज डे, है ना। जब वो अपने दिन में जब निराश चल रहा था तो वो कैसे निराश था, क्या कर रहा था, तो वो आप बताएंगे। ठीक है। सेकंड है व्हाट चेंज्ड द पोएट मूड, है ना। जो पोएट का जो मनोदशा है वो कैसे बदली। तो ये आप दोनों ही क्वेश्चन आपके SW होमवर्क में हैं, और इसके आप आंसर कमेंट में करके मुझे बताएंगे। ओके, तो हमारा लास्ट स्लाइड है। आप इस चैनल, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है बच्चों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और एक लाइक की आपकी ज़रूरत है जो सपोर्ट करेगा। और अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट में यस बोलेंगे, तो आगे मैं क्लास और पढ़ाऊँगा, और ये क्लास अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, और फिर अगली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।